Hello student, today I have chosen the topic of economic reforms and economic liberalization. I will start my lecture with the economic reforms. 1991 reforms is known as the न्यू एरा ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण या आर्थिक सुधारों की बात कही गई तो उसे आर्थिक सुधारों के लिए नए युग का प्रारंभ कहा गया। इस सीक्वेंस में जो सरकार की मंशा थी, जो मुख्य उद्देश्य था सरकार का इन रिफॉर्म्स के पीछे, इन सुधारों के पीछे, वो था राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना, साथ ही साथ में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास करना। So government has made some reforms to improve our national income, per capita income. In this connection, government has done different types of the efforts. Under these efforts, government make a strategy which is known as the economic policies. Under the economic policy, the strategies for the different area are included. जो आर्थिक सुधारों की बात कही गई, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कही गई, इसमें जो विभिन्न क्षेत्र थे उनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों को शामिल किया गया। अब ये कौन कौन से सुधार थे, किन किन क्षेत्रों में थे, उसकी हम बात करेंगे। द फर्स्ट इज़ द इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 रिफॉर्म अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो पहला सुधार हुआ वो 1991 में आर्थिक नीति के माध्यम से औद्योगिक नीति में सुधार के लिए हुआ। इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैनी रिफॉर्म्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर मेकिंग मोर कैपेबल ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू compete with international competition with the international industries. On 24th July 1991, new economic policy has announced. The following points are in favor to new economic policies. The first reform, which has been made for the industrial policy. So, under this policy, for making more working, skilled and competitive, on 40th April 1993, government has decreased the number of industries which must have license, and the number of industries has decreased by 18 to 15. सरकार ने सबसे पहला काम किया, 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसके पीछे सबसे पहला जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो था अपने घरेलू उद्योगों को अधिक कार्यशील, कॉम्पिटिटिव और अदर फॉरेन इंडस्ट्रीज से compete करने के लायक बनाना, के काबिल बनाना। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त किया, खासकर उन क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता सामग्रियों या कच्चे चमड़े से जुड़े उत्पाद वाले उद्योग थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वो इंडस्ट्रीज़ जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, और वो प्रोडक्ट्स जो रॉ लेदर से बनाए जाते थे, इनके लिए लाइसेंस का जो कंपल्सन था उसको हटा दिया गया। और ऐसे में जो 18 की संख्या थी, मतलब लाइसेंस जिन उद्योगों को लेना अनिवार्य था, जिनको लेना कंपलसरी था, उनके नंबर ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको वो घटकर 15 हो गई, जो कि पहले 18 थी। इसके साथ सरकार ने MRTP एक्ट के लिए भी अमेंडमेंट्स किए। MRTP एक्ट में 1969 में MRTP एक्ट जो बना था उसमें सरकार ने संशोधन किया, अमेंडमेंट्स किए। उसके पीछे एक ही मोटिव था कि अब जो भी इंडस्ट्रीज़ या फर्म
अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं या डाइवर्सिफिकेशन को, विविधीकरण को अपनाना चाहते हैं, उनको छूट दे दी गई। इस संशोधन के पीछे, इस अमेंडमेंट के पीछे सरकार का ऑब्जेक्ट था बिल्कुल सीधा सा कि इंटरनेशनल लेवल पे compete करना, अपने आप को कैपेबल बनाना कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अदर कंपनीज़ को, अदर फर्म्स को compete कर सकें। इसके साथ ही साथ में प्राइवेटाइजेशन को भी इनकरेज किया गया और प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज़ करने के कारण पब्लिक सेक्टर के लिए जो एक रिजर्वेशन था उसको सरकार ने कम किया। और आज यदि गवर्नमेंट सेक्टर को देखा जाए तो रिज़र्व जो सेक्टर हैं, जो रिज़र्व इंडस्ट्रीज़ हैं, वो 3 रह गई हैं। इसके साथ में ही सरकार ने रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म बाय कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर के ऑब्जेक्ट को सार्थक किया, या जो सरकार का मोटिव था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो उन्होंने रिफॉर्म किए, उस मोटिव को सरकार ने पूरा किया। इस कंस्ट्रक्ट में गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण के पक्ष को ध्यान में रखते हुए, संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर, मतलब वो इंडस्ट्रीज़ जो सेंसिटिव नेचर्स की थी, जिनको यदि हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम लिबर्टी देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को उससे कहीं ना कहीं पे हमारा इन्वायरमेंट हार्म हो सकता है, हानि हो सकती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर सरकार ने बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ऐसी कंडीशन में सरकार का जो मोटिव था, जिसके लिए सरकार ने इन उद्योगों को, इन इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस फ्री कर दिया, उसके पीछे सीधा सा कारण था कि हम फॉरेन टेक्निक्स को, फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकें, उसको इंपोर्ट कर सकें। दूसरा, आयात पे जो प्रतिबंध थे, इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शन था, उसको भी लिबरलाइज किया जा सके, उसको भी फ्री किया जा सके। ऐसी कंडीशन में इकोनॉमी काफ़ी बूस्टअप हो सकती है। इस वजह से सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिफॉर्म्स को किया। सेकेंड रिफॉर्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, रिफॉर्म्स इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, आयात निर्यात नीति में सुधार। भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी की यदि हम बात करते हैं, तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए जो भी रिफॉर्म्स किए जाने थे, या जिन पर्टिकुलर मैटर्स को, जिन फैक्ट्स को सरकार अपने ध्यान में रख रही थी, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने अपनी 8th 5-year plans इन 1992 to 97, इसमें न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। रिफॉर्म्स में जिन चीज़ों को शामिल किया गया, सुधारों में जिन बातों को ध्यान में रखा गया है, उसमें था व्यापार में न्यूनतम प्रतिबंध, मिनिमम रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड। द सेकेंड, मोर फ्रीडम एंड मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। गवर्नमेंट ने ये ध्यान दिया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसी में रिफॉर्म्स किए गए, उसमें सरकार ने व्यापार पर न्यूनतम प्रतिबंध, अधिक स्वतंत्रता देना और न्यूनतम प्रशासनिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया। इसके बाद 1 अप्रैल 1993 को और 1 अप्रैल 1993 री अमेंडमेंट हुआ, पुनः संशोधन हुआ एग्जिम पॉलिसी में, और अब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया, कृषि क्षेत्र को भी। एग्रीकल्चर सेक्टर में वो पर्टिकुलर यूनिट्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कहलाती हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इनके प्रमोशन के लिए सरकार ने योजना बनाई। ऐसी कंडीशन में वो पर्टिकुलर यूनिट्स जिनको पहले रिस्ट्रिक्ट किया गया था, जो फ्री नहीं थी, उनको भी सरकार ने
जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट थी उससे बाहर किया और फॉरेन ट्रेड को सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब कुल मिला के सरकार ने विदेशी व्यापार का सरलीकरण किया। इसके बाद 9वीं जब योजना आई है, द 9th 5-year plans from 2004 to 2009. The motive of reforms in import-export policy to keep the 9th 5-year plan में भी गवर्नमेंट ने अपनी 8th 5-year प्लान की पॉलिसी को कंटिन्यू किया और लिबरलाइजेशन को, उदारीकरण को काफ़ी मोटिवेट किया है। थर्ड रिफॉर्म इन फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति में सुधार। राजकोषीय नीति में सरकार का जो प्रमुख उद्देश्य था वो बजट के माध्यम से अपने बजटरी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए वित्तीय अनुशासन लागू करना। मतलब फुली फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने फिजिकल पॉलिसी में रिफॉर्म किया। इसके पीछे गवर्नमेंट का जो मोटिव था कि बजट में जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही थी, जो राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल करना और उस फिजिकल डेफिसिट को लिमिटेड करना। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी एफर्ट किए वो रिफॉर्म्स फिजिकल पॉलिसी में हम लोग शामिल करते हैं। इसके बाद बात आती है कि फिजिकल पॉलिसी में कौन से रिफॉर्म हुए, तो इसके पीछे क्या सरकार ने कौन से पॉइंट्स को, कौन से एरिया को फोकस किया है। उसमें जैसे मैंने पहले ही कहा कि डेफिसिट, जो आपका घाटा था, जो फिजिकल डेफिसिट थी वो बढ़ती जा रही थी, उसके कंटिन्यूएशन को, या कह लीजिए उसमें कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए सरकार ने फिजिकल पॉलिसी में रिफॉर्म किया। तो फर्स्ट सरकार जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट था, जो मोटिव था, वो था फिजिकल डेफिसिट को कम करना। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो था कंट्रोल ओवर द इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मेक इट बैलेंस। भुगतान, प्रतिकूल जो भुगतान संतुलन की समस्या थी उसको सरकार ने कम करने के लिए भी सुधार किए। घाटे की पूर्ति के लिए अतिरिक्त मुद्रा अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी इफेक्ट लाती है, इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है। यदि डेफिसिट को सरकार पूरा करना चाहती है, उस अमाउंट को सरकार रिकवर करना चाहती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा मुद्रा को, ज़रूरत से ज़्यादा मनी को मार्केट में फ्लो करना, इससे इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो सकती है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप कह रहे हैं वित्तीय अनुशासन, लागू करने के लिए सरकार ने इसमें सुधार किए। रिफॉर्म था 4th नंबर पे, रिफॉर्म इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सबसे पहला काम सरकार ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत फेरा में अमेंडमेंट किया। फेरा के बाद गवर्नमेंट ने फेरा को रिप्लेस किया फेमा से। इट मीन्स द रिप्लेसिंग फेरा बाय द फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। थर्ड जो पर्टिकुलर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी एफडीआई। गवर्नमेंट ने उन सेक्टर्स में 100% की एनआरआईज और उनकी ओनरशिप में जितने भी फॉरेन इनकॉर्पोरेशंस थे, हाई प्रियोरिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए 100% की छूट दी गई। 100% उसको फ्रीडम मिली कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% तक वहाँ किया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी। मतलब अब सरकार ये
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी। इसके लिए उसने विदेशी निवेश नीति में सुधार किए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव था एफडीआई को इंट्रोड्यूस करना। इसके साथ में ही सरकार ने FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इसको इस्टेब्लिश किया, जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज और उसके इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उसका सेटलमेंट किया जा सके। ओवरऑल गवर्नमेंट का मोटिव था इस रिफॉर्म के पीछे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस करना, जिससे इकोनॉमी बूस्टअप हो सके, कैपिटल फॉर्मेशन का जो हमारा एक ड्रीम था उसको पूरा किया जा सके, हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो सके। इसको भी कंसीडर किया और इससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स थी, जितने भी प्रोग्राम्स थे, वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए या इम्प्लीमेंट किए। तीसरा जो पर्टिकुलर एम्फसाइज एरिया था वो था राजकोषीय सुधार, फिजिकल रिफॉर्म्स। सेकेंड जनरेशन में फिजिकल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को इंक्लूड किया, जो कंसीडर किया है, उसमें था फिजिकल डेफिसिट को कम करना। दूसरा, ज़ीरो फिजिकल डेफिसिट के लिए एफर्ट करना। तीसरा था डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंट्रोड्यूस द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन द लॉस रनिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। सार्वजनिक क्षेत्र की वो इकाइयाँ जो घाटे में चल रही हैं वहाँ पर विनिवेश करना। विनिवेश करने का मतलब पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इन यूनिटों के शेयर्स को मार्केट में बेचना। इसके साथ में सब्सिडी को कम करना, और सब्सिडी किन आर्थिक सब्सिडी को कम करना, और सामाजिक व आर्थिक सेवाओं से बेहतर लागत वसूली के लिए वातावरण तैयार करना। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से बेहतर वसूली का मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहती थी, और उसके पीछे सरकार का था कि जितनी भी सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज हैं उनसे रेवेन्यू कैसे अर्न की जा सकती है, इसके लिए एक कंड्यूसिव या एक फेवरेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना। इसके साथ ही साथ में फिजिकल रिफॉर्म्स में सेकेंड जनरेशन के फिजिकल रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर को भी इंक्लूड किया, मतलब इम्प्रूवमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। और इसमें नरसिम्हा समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसको ध्यान में रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए संरचनात्मक परिवर्तन करना। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस, और स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू गवर्नमेंट बीमा से इंश्योरेंस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट और बैंकिंग सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट की। जो इसके अलावा और भी फिजिकल रिफॉर्म्स में आ रहा था वो था वैट, इंट्रोडक्शन ऑफ द वैट। इंट्रोडक्शन को वैट को पूरी तरह से भारत में लागू करना। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे और एयरवेज, इसमें भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई, रूल्स बनाए, और इन रूल्स को बनाने के बाद गवर्नमेंट ने जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो इस रिफॉर्म्स के इफ़ेक्ट भी हमें हमारी इकोनॉमी में देखने को मिले। सो स्टूडेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जैसा मैंने लेक्चर में एलाबोरेट किया, दो पार्ट्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कैटेगराइज किया, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स। अब हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन पे, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, उदारीकरण की नीति। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में जब इंट्रोड्यूस हुई तो इसने लिबरलाइजेशन को इंडिया में पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण ही इंडिया में लिबरलाइजेशन आया। अब बात आती है कि लिबरलाइजेशन है क्या, तो लिबरलाइजेशन को हम एक प्रोसेस कह सकते हैं, उदारीकरण एक प्रक्रिया है।
क्या चीज़ें इसमें आती हैं? इसमें देश के शासन तंत्र द्वारा, शासन तंत्र मतलब गवर्निंग बॉडी, जो भी गवर्निंग बॉडी होगी वो लाइसेंस पॉलिसी, कंट्रोल, कोटा, टैरिफ और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स होते हैं, जितने भी प्रशासनिक अवरोध होते हैं, इनको कम करने के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, नीतियाँ बनाती है, स्ट्रैटेजीज़ बनाती है। और इन स्ट्रैटेजीज़ के पीछे मोटिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ओवरऑल लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू इस बात को अंडर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी रूल मेक्स लिबरल फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द प्राइवेट सेक्टर, लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोटा, टैरिफ, लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द लाइसेंस पॉलिसी, लेस कंट्रोल and the less administrative barriers। उदारीकरण में कोटा, प्रशुल्क, लाइसेंस, नियंत्रण और प्रशासनिक अवरोधों को कम किया जाता है। इस तरह से भी हम कहें तो उदारीकरण या लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कोटा, प्रशुल्क, टैरिफ, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, लाइसेंस सिस्टम और कंट्रोल का मतलब है कि जिन सेक्टर्स का हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है, इस पे गवर्नमेंट अपनी कंट्रोलिंग को कम करती है, कम इस पे इंटरफेरेंस रखती है। लिबरलाइजेशन के पीछे जो गवर्नमेंट का मोटिव रहा है हम लोग सभी जान रहे हैं, पहले भी इस पे डिस्कशन हो चुका है। इट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को लाने के पीछे ही गवर्नमेंट की मंशा थी कि वो आर्थिक विकास को गति प्रदान करना चाहती थी। इसी लिबरलाइजेशन पॉलिसी में एक पार्ट है प्राइवेटाइजेशन। बात आती है कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में भारत में जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ थी या पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फेज़ में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो फुली गवर्न करता था, वो फुली गवर्न होती थी गवर्नमेंट से। तो ऐसी कंडीशन में हम फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक ड्रीम था, एक जो कंसेप्ट था, उसको हम पूरा नहीं कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के थ्रू प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया, निजीकरण को बढ़ावा दिया। निजीकरण के पीछे जो कारण थे वो थे पब्लिक सेक्टर में जो यूनिट्स काफ़ी समय से कई प्रीवियस ईयर्स में लॉस में चल रही थी, या जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जहाँ पर रिनोवेशन या इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था, इसके बावजूद भी जो उसका आउटपुट आ रहा था, जो उसका रिजल्ट आ रहा था, वो पॉजिटिव नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने बढ़ते हुए घाटे को देखते हुए और इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी थी, जो अपनी कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज करने की जो एक कैपेसिटी थी, यदि वो यूनिट उस कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, वो आउटपुट नहीं दे पा रही थी, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने 5 साल के मतलब लास्ट 5 ईयर्स के घाटे को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया और इसमें प्राइवेटाइजेशन और इसको डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी नाम दिया गया। मतलब इन सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के थ्रू पब्लिक सेक्टर की उन यूनिट्स के शेयर्स को मार्केट में सेल किया गया। इसके बाद बात आ रही थी कि और भी लिबरलाइजेशन के पीछे कारण थे, जैसे एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर्स को भी पब्लिक सेक्टर में इंट्रोड्यूस करना, जिससे दोनों बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ग्रोथ प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सके। सिर्फ पब्लिक सेक्टर के थ्रू यदि हम
फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ के प्रोसेस को पूरा करना चाहते थे तो पॉसिबल नहीं था। ऐसी कंडीशन में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया, उनको भी प्रमोट किया कि वो भी पब्लिक सेक्टर की उन यूनिट्स में जो फुली रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, उसमें आकर अपना भी योगदान दे सकते हैं। सच एज आप इसका यदि हम लोग कुछ उदाहरण लें तो हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज़, पहले सरकारी अस्पताल थे, उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को जब सरकार ने प्रमोट किया लिबरलाइजेशन के थ्रू, तो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ में अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। उसके साथ में एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो गवर्नमेंट के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर भी एजुकेशन में फुली कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर को यदि ले लिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर की भी इंडस्ट्रीज़ हमारे जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं और पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। तो जो एक डेवलपमेंट या हम जो एक इकोनॉमिक पावर बनने की जो बात सोच रहे थे, वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के थ्रू, वो उदारीकरण की नीति के माध्यम से पूरी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में एक और भी यहाँ पे बात फोकस करने वाली है कि अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर देना, मतलब ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापीकरण का मतलब एकदम साफ है, जहाँ पे हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं। ये मानकर चलते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज़, कोई भी अदर फॉरेन कंपनीज़ हमारे नेशन में, हमारी कंट्री में आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में लिबरलाइजेशन वो पॉलिसी है जिसमें लेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लिबर्टी इन लाइसेंस, कंट्रोल, कोटास एंड द टैरिफ। तीसरा जो इसका एक उद्देश्य है लिबरलाइजेशन का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, प्रमोट टू प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा देना, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विनिवेश की नीति को लागू करना, और प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव ऑफर्स टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड प्राइवेट सेक्टर्स, एंड द लास्ट इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। यदि हम संक्षेप में ब्रीफली यदि इसको ब्रीफ करते हैं लिबरलाइजेशन को, तो ये पर्टिकुलर कुछ इसके वो पॉइंट्स हैं, वो इसके बेनिफिट्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती हैं। और आज हम इंटरनेशनल लेवल पर यदि देखें तो हम लोग भी इकोनॉमिक पावर में गिने जाने लगे हैं। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने जो कि 1991 में ही जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तभी से लिबरलाइजेशन हमारे इंडिया में आ चुका था। और आज की कंडीशन में यदि हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर के साथ में पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में कर रहे हैं कि हमारी भी इंटरनेशनल लेवल पर एक आइडेंटिटी बन चुकी है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर आई होप कि you will get the information about the economic reform and liberalization policy. Under this lecture we learned about that two types of the reforms, first generation reform and the second generation reform, and in the third step I have elaborated the liberalization policy. Thank you.